एपिसोड की शुरुआत में हम 3 समुद्री लुटेरों को देखते हैं जिनकी कैप्टन का नाम चेन्युए होता है और ये तीनों बहुत ही मेहनत के बाद आखिरकार एक खजाने तक पहुंच जाते हैं। जहां ये तीनों जैसे ही खजाने के पास जाने वाले होते हैं तभी एक मेंढक इनके सामने आ जाता है और उसे उन लोगों को किस करने के लिए कहता है ताकि वो फिर से एक सुंदर राजकुमार बन सके, जिसके बाद ये लोग खजाना ले जा सकते हैं। लेकिन चेन्युए यहाँ पर उसे किस करने का नाटक करती है और उसे लात मारकर खजाना लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, पर वो फ्रॉग उन्हें वहाँ पर एक मैजिकल वॉल क्रिएट करके वहाँ से जाने से रोक देता है। इसीलिए अब चेन्यू को जबरदस्ती उस फ्रॉग को किस करनी पड़ती है, पर किस करने के बाद जो फ्रॉग एक प्रिंस बनता है तब भी उसका चेहरा एक फ्रॉग जैसा ही रहता है, जिसे देखकर वो जोर से चीखती है और उसकी आंखें खुल जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अब उसके जागते ही वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है जो कि पैसे छुपाने के लिए उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि उसके डैड की वजह से वो लोग कर्जे में आ गए हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें काफ़ी पैसे कमाने पड़ते हैं। चेन्यू बोलती है कि काश एक दिन जब मैं उठूँ तो मेरे हाथों में इतने पैसे हो कि उन्हें गिनते गिनते मेरे हाथ ही थक जाए। तो उसकी मॉम जिनसे उसे दिन में सपने देखने से मना करती है और उसे स्विमिंग कंपटीशन के बारे में बताती है जिसमें जीतने वाले पर्सन को 5000 युआन का इनाम मिलेगा। और क्योंकि चेन्यू स्विमिंग में काफ़ी अच्छी थी इसलिए वो खुश होकर वहाँ पर जाने की तैयारी करने लग जाती है और मॉम रूम से जाते हुए चेन्यू के छोटे भाई शेंजे को कुछ पैसे देती है एज अ पॉकेट मनी, क्योंकि उसी ने मॉम को बताया था कि चेन्यू ने पैसे कहाँ पर छुपा कर रखे हैं, जो देखकर चेन्यू उस पर गुस्सा करने लग जाती है। फिर वो जल्दी से अपनी बैल्कनी में जाती है जहाँ पर उसने फ्लावर पॉट के नीचे भी कुछ पैसे छुपाए हुए थे। अब वो घर से बीच पर जाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में उसे एक शॉप पर एक पियानो पर सोल्ड आउट का साइन लगा हुआ दिखता है, जो देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। फिर वो शॉप के अंदर जाकर उसकी ओनर जिसका नाम सोलिन है उससे पूछती है कि क्या तुमने पियानो बेच दिया, जिस पर सोलिन बताती है कि इस पियानो को किसी ने बुक कर दिया है। जो सुनकर चेन्यू कहती है कि आज मैं कंपटीशन जीतकर तुमसे वो पियानो लेकर जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम इससे किसी और को मत बेचना, और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जहाँ में पता चलता है कि असल में ये पियानो चेन्यू की मदर का है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। सीन अब बीच पर आता है जहाँ पर सभी खिलाड़ियों को रेस के रूल्स बताए जाते हैं कि उन्हें समुद्र में लगे हुए झंडे को वापस से लेकर आना होगा और जीतने वाले को 5000 युआन का इनाम मिलेगा। अब रेस शुरू होने ही वाली होती है तभी एकदम टाइम पर चेन्यू बीच पर पहुंच जाती है और जैसे ही रेस शुरू होती है तो सभी खिलाड़ी समुद्र की तरफ दौड़कर जाने लग जाते हैं, पर हम देख पाते हैं कि चेन्यू काफ़ी फास्ट स्विम कर रही होती है और वो उस फ्लैग को ले लेती है। पर इतने में ही एंट्री होती है हमारे मेल लीड की जिसका नाम जुनहाओ है। वो एक बोट को काफ़ी स्पीड से चलाता हुआ आ रहा था, पर तभी उसकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है जहाँ बोट के पलटने की वजह से जुनहाओ पानी में डूबने लग जाता है। जो चीज़ जब चेन्यू देखती है तो जुनहाओ को बचाने के लिए रेस छोड़कर उसकी तरफ जाने लग जाती है। अब वो उसे किसी तरह पानी से तो बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए वो उसे सीपीआर देती है और जुनहाओ को होश आ जाता है। पर होश में आते ही वो बोलने लगता है कि मेरे मुंह से एक ऐसी स्मेल आ रही है, जिस पर चेन्यू बोलती है कि मुझे थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, और कहती है कि पता नहीं क्यों ही मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पहली किस भी खो दी। जिस पर जुनहाओ बोलता है कि किस और सीपीआर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही वो खड़ा होता है तो चेन्यू देखती है कि वो तो काफ़ी लंबा है, इसलिए वो भी उसकी हाइट मैच करने के लिए एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और उससे इस सब का कंपनसेशन मांगने लग जाती है, जहाँ वो उसे 5000 युआन उसकी रेस के, 1000 युआन सीपीआर देने के और 1000 युआन अपनी पहली किस के चार्जेस बताती है। तो वो उसे टोटल 8000 युआन पे करने के लिए बोलती है, लेकिन जुनहाओ के पास पैसे नहीं थे और उसका फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, इसीलिए अब चेन्यू उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है और अपने फ़ोन से एक फ़ोन भी करने के लिए देती है। फिर वो उसकी सारी डिटेल्स एक पेपर पर नोट कर लेती है और साथ ही उसमें कॉस्ट्यूम का 500 युआन भी ऐड कर देती है। फिर वो उसे उसकी बताई हुई जगह पर ड्रॉप करके चली जाती है, जहाँ पर जुनहाओ अपनी असिस्टेंट दावे का वेट कर रहा था। पर जब वो आता है तो पहले तो वो जुनहाओ को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो उसे एक भिखारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी हैट हटाता है
तो दावे उसे देखकर डर जाता है, जो कि काफी फनी मोमेंट था। इसके बाद हमें सैनविल कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर जुनाओ अपनी ग्रैंड एंट्री लेता है क्योंकि वो वहाँ का मालिक था। यहाँ पर दावे उसे बताता है कि उसकी मिस्टर तांग के साथ आज एक मीटिंग है और उसे एक डायरेक्टर मीटिंग भी अटेंड करनी है। फिर अपने कैबिन में जाने से पहले वो एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को काफी ध्यान से देखने लग जाता है, जिसका नाम यूनी है, और ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर जुनाओ काफी गुस्से में डायरेक्टर लिू को फायर कर देता है और बताता है कि तुमने जो रिपोर्ट दी थी उसमें सेफ वाटर जोन में 0.01 किलोमीटर का गैप था। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि जुनाओ इतनी छोटी सी गलती की वजह से उसे फायर कर रहा है, पर दावे बताता है कि इस छोटी सी गलती की वजह से जुनाओ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जुनाओ सभी को यहाँ पर बोलता है कि वो लोग अपने काम में 0.01% का भी रिस्क नहीं ले सकते और उसे काम के अंदर एकदम 100% की एक्यूरेसी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब जुनाओ अपने कैबिन में होता है तो वहाँ पर डायरेक्टर शोज से बात करने के लिए आता है, जो कि उसका दोस्त था। तो जुनाओ उसे ग्वानमई होटल का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कहता है, वरना वो कल उसे भी फायर कर देगा। और फिर वो उसे अपने घर पर रात में डिनर पर भी इनवाइट करता है। इसके बाद बोर्ड मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर जुनाओ ग्वानमई फिशिंग विलेज के 64% रिटर्न रेट के बारे में बताते हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2 हफ्ते पहले से शुरू करने के लिए बोलता है। पर इतने में ही चेन्यू इसे अपने कंपनसेशन के लिए फ़ोन करती है, लेकिन उस फ़ोन को दावे उठाता है, जो कि उसे रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देता है। जो चीज़ देखकर चेन्यू काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। सीन अब मिस्टर तांग पर आता है, जो कि अपने होटल को बचाने के लिए जुनाओ से बात करने के लिए आए हुए थे, पर उन्हें ऑलरेडी अपने कर्जा चुकाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया था और इसके बाद 1 मंथ और दिया गया था, जिसके ख़त्म होने से पहले ही बिल्डिंग डिमोलिश करने का नोटिस भेज दिया जाता है। जिस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो बाहर निकलकर जुनाओ को ढूंढते हुए अपनी गर्दन पर एक कांच की बोतल रख लेते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर तांग के होटल के एम्प्लॉयज़ चेन्यू को फ़ोन करके बताते हैं कि उनका होटल डिमोलिश होने वाला है। जो सुनकर चेन्यू मिस्टर तांग से मिलने के लिए फटाफट से सैनविल कंपनी जाने के लिए निकल जाती है। इसी बीच जब जुनहो को पता चलता है कि मिस्टर तांग उसके कैबिन के बाहर आत्महत्या करने वाले हैं, इसीलिए वो मीटिंग को ब्रेक देकर बाहर आता है, जहाँ पर वो पहले तो मिस्टर तांग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानते तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, अगर आपको मरना ही है तो मर जाओ, पर आपने जहाँ पर कांच को रखा हुआ है उससे आप मरोगे नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे और दर्द में तड़पते रहोगे। जिस पर मिस्टर तांग बोलते हैं कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सभी लोगों को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी कंपनी के अंदर आत्महत्या की है, तब तुम्हारी कंपनी का बुरा हाल हो जाएगा। जुनहो भी यहाँ पर मिस्टर तांग को बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है और वो धीरे धीरे उनके पास आकर उनसे कांच का टुकड़ा ले लेता है और बोलता है कि ये सब करके ना तो वो कभी उसे थ्रेटन कर पाएंगे, ना ही अपने होटल को बचा पाएंगे। फिर सिक्योरिटी मिस्टर तांग को यहाँ से ले जाती है, लेकिन इस बीच जुनहो के हाथ में काफ़ी चोट लग गई थी और उसके हाथ से काफ़ी खून भी बह रहा था। इधर ये सब करने के बाद मिस्टर तांग अब शांत हो चुके थे और चेन्यू भी कंपनी के बाहर पहुंच जाती है, पर पहले तो उसे बिल्डिंग के अंदर आने ही नहीं दिया जाता, लेकिन जब वो बताती है कि वो मिस्टर तांग के साथ है तब उसे अंदर जाने दिया जाता है। फिर चेन्यू किसी तरह से मिस्टर तांग को वापस से घर लेकर आने लग जाती है, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमें मिस्टर तांग के होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अमीर और हैंडसम लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम है ताइचू। अब पहले तो पूरा होटल का स्टाफ उसे काफ़ी इग्नोर करने लग जाता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो एक कस्टमर है तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर ये सभी लोग उसे रूम दिखाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी धूल भरी हुई थी और कुछ इंसेक्ट भी थे, पर सबके बावजूद भी ताइचू इस रूम को ले लेता है। सीना वापस से बोर्ड की मीटिंग में आता है, जहाँ पर बाकी के बोर्ड मेंबर्स जुनहो के प्रोजेक्ट को 2 हफ्ते पहले शुरू करने को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे। मीटिंग के बाद हम यूनी को देखते हैं,
जो कि जुनहाओ के कैबिन में उसके हाथों को बैंडेज लगा रही होती है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि यूनी जुनहाओ की फियांसे है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जांग वहाँ पर बिना नॉक करे अंदर आ जाता है और कल के हादसे को लेकर जुनहाओ से आगे का प्लान पूछता है। पर उल्टा जुनहाओ से उसके मलेशियन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है और बोलता है कि उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हो, तुमने उस पर ध्यान देना चाहिए और कल वाला मैटर मैं खुद हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हमें गुआन में फिशिंग विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन्यू मिस्टर तांग के साथ वापस से होटल आ जाती है, जहाँ पर चेन्यू की मॉम जिनजी उस पर काफ़ी गुस्सा करती है उन कंपनसेशन के पैसों के लिए और मिस्टर तांग के साथ जाने के लिए। जिस बहस के बीच हमें पता चलता है कि मिस्टर तांग और चेन्यू की स्टेप मॉम जिनजी का डिवोर्स हो चुका है और घर जाकर जब चेन्यू अपनी मॉम को होटल डिमोलिश होने वाली बात बताती है तो ये बात सुनकर वो भी मिस्टर तांग के लिए काफ़ी परेशान होती है। अब अगले दिन जब चेन्यू सोलन की शॉप पर पानी देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उस पियानो को कोई प्ले कर रहा है और वो उस म्यूज़िक को सुनने लग जाती है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ताइचू था। अब उसे तो लगता है कि यही वो पर्सन है जो इस पियानो को खरीदना चाहता है, तो वो उसे बोलती है कि इस पियानो को मत खरीदना, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। जिस पर ताइचू बोलता है कि मैं इसे खरीद नहीं रहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और जब मुझे पियानो दिखा तो मैं इसे प्ले करने के लिए यहाँ पर आ गया। चेन्यू उससे पूछती है कि क्या तुम एक टूरिस्ट हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ मैं गुआन में होटल में रुका हुआ हूँ। जो सुनकर चेन्यू उसे अपने सारे विजिटिंग कार्ड दे देती है और बोलती है कि अगर उसे कोई भी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद चेन्यू मिस्टर तांग के पास पानी डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ पर होटल का स्टाफ उसे बताता है कि कल से उन लोगों ने मिस्टर तांग को रूम से बाहर आते हुए नहीं देखा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए अभी सभी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं और मिस्टर तांग को काफ़ी आवाज़ें भी लगाते हैं लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए अब चेन्यू भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, पर जैसे वो रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे वहाँ पर ताइचू मिलता है, जो कि अभी अभी नहा कर निकला था और उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। पहले तो वो ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागकर कूदने ही वाली होती है, पर ताइचू उसे रोक लेता है। पर जब चेन्यू उसे बताती है कि मिस्टर तांग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, शायद उन्हें कुछ हो गया है, इसीलिए ताइचू बोलता है कि मैं खिड़की से आकर दरवाज़ा खोल रहा हूँ और तुम दरवाजे के बाहर मेरा वेट करो। जैसे ही चेन्यू नीचे जाती है तब वहाँ पर एक एम्प्लॉय दरवाज़ा तोड़ने के लिए चेनसो लेकर आ जाता है, लेकिन तभी मिस्टर तांग स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर चेन्यू झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, वो तो हमने आपके कमरे से ना कुछ आवाज़ें सुनी थी और दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, इसीलिए चेक करने के लिए हम ये सब कर रहे थे। अब जैसे मिस्टर तांग अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो वहाँ पर ताइचू को देखते हैं और समझ जाते हैं कि सभी लोग उनके लिए दरवाज़ा तोड़ने वाले थे। इसलिए वो सभी लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं कि मैं अब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाला और सभी लोगों को अपना काम करने के लिए कहते हैं। अब रात में हमें जुनहाओ का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनहाओ और उसके डैड की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी डैड उसके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं और वो उसे मिस्टर जैंग से सावधान रहने के लिए भी कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी शातिर इंसान था। इतने में इशू भी वहाँ पर आ जाता है तो सभी लोग डिनर टेबल पर साथ में खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर जुनहाओ के मॉम डैड यूनियो कंपनी के अंदर कोई अच्छी सी पोस्ट देने के लिए कहते हैं, पर यूनियो ने ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि वो जो भी करना चाहती है अपनी काबिलियत से करना चाहती है और वो प्रमोशन भी अपनी काबिलियत पर ही हासिल करेगी। इसलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर मॉम यहाँ पर बोलती है कि अगले मंथ मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, जिस पर यूनी कहती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जब यूनी अकेले बालकनी में खड़ी हुई थी तभी शू वहाँ पर आकर उसे टॉफ़ी देता है और उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों जब 6 साल के थे तब से ही एक साथ में रह रहे हैं। शू से बताता है कि जुनहाओ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और वो तुम्हारा ही नहीं समझेगा, वो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है और तुम उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का थोड़ा सा टाइम दो। अगले दिन हमें चेन्यू दिखाई जाती है जो कि ताइचू को एक फ्री कॉफ़ी देती है और साथ ही उससे बोलती है कि मैं तुम्हें फ्री में विलेज टूर कराऊंगी, जिसके लिए ताइचू उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर मान जाता है।
सीन अब मिस्टर तांग पर आता है, जिनसे मिलने के लिए मिस्टर शू और यूनी आए हुए थे। वो यहाँ पर सैनवेल कंपनी की तरफ से तांग को 2 मिलियन युआन का कंपनसेशन ऑफर करते हैं ताकि वो इस होटल की डिमोलिशन होने के बाद अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। लेकिन तांग इन सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि ये होटल उसके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी थी और वो इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। जो सारी बातें तांग के एम्प्लॉयज पीछे से सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि 2 मिलियन युआन तो बहुत पैसा होता है, इससे तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। शू भी यहाँ पर तांग को इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट करने के लिए मनाने लग जाता है और बोलता है कि इससे तुम एक नया घर भी ले सकते हो और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते हो। पर तांग ये सब के बारे में सोचने के लिए उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है, जिसके लिए शू मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद तांग के एम्प्लॉयज उसके पास आकर उसे डील एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, पर मिस्टर तांग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। सीन अब जुनहाओ पर आता है, जो कि यूनी को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीद रहा था, जहाँ सेलर उसे इस रिंग के बारे में बताती है कि अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तभी उसके पार्टनर को ये रिंग फिट आएगी, जिससे इम्प्रेस होकर जुनहाओ उस रिंग को ले लेता है। सीन अब फिर से यूनी और शू पर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुनहाओ भी आ जाता है और जब यूनी उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बोल देता है कि वो तो यहाँ पर डेट के लिए आया है। जो सुनकर शू जुनहाओ को अपना बेस्ट देने के लिए बोलता है और फिर इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अभी दोनों बीच पर ही घूम रहे होते हैं, तभी जुनहाओ को वहाँ पर एक हॉट एयर बलून दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे राइड करने के लिए उसके ओनर के पास जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चेन्यू का भाई शेंसे होता है, जो कि जुनहाओ को पैसे देने के बाद भी वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो 4 कस्टमर को एक साथ राइड कराता, लेकिन जुनहाओ से 4 कस्टमर का पे कर देता है। दूसरी तरफ हमें चेन्यू दिखाई जाती है, जो कि ताइचू का अपना विलेज घुमा रही होती है और वहाँ से रिलेटेड उसे काफी सारी पुरानी स्टोरीज भी बता रही होती है। जिस बीच ताइचू उससे पूछता है कि यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर कहाँ पर है, मुझे प्यास लग रही है। तो चेन्यू उसे कहती है कि कन्वीनियंस स्टोर की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। फिर वो उसे अपने हाथों की बनी हुई एक फ्लावर टी पीने के लिए देती है। वहीं यूनी जुनहाओ के साथ हॉट एयर बैलून पे राइड कर रही होती है, जहाँ जुनहाओ से बोलता है कि वो ऐसी हर चीज करेगा जो कि तुम्हें पसंद है, जो सुनकर यूनी काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो उसे समझाता भी है कि वो काम में काफी ज्यादा ही बिजी रहता है और वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, पर अगर वो उसे कभी कुछ शेयर करेगी तभी वो उसकी बातों को समझ पाएगा। फिर वो यहाँ पर उसे रिंग निकाल कर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। साथ ही वो उसे रिंग के बारे में भी बताता है कि अगर मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा होगा तो ये रिंग तुम्हें फिट आएगी। इसलिए यूनी उसे उस रिंग को पहनाने के लिए बोलती है, पर जैसे ही जुनहाओ उसे उस रिंग को पहनाने वाला था तभी बलून की एक रूप खुल जाती है और जुनहाओ के हाथों से रिंग सीधा पानी में जाकर गिरती है। अब धीरे धीरे इन लोगों का बलून भी बीच की तरफ गिरने लग जाता है। जो चीज जब शेन से देखता है तो वो चेन्यू को फोन करके सारी बातें बताता है कि 2 कस्टमर हॉट एयर बलून से नीचे गिर रहे हैं। जो सुनकर चेन्यू ताइचू को वहीं पर छोड़कर फटाफट से बीच की तरफ निकल जाती है और ताइचू को उसकी बोतल अपने घर पर डिलीवर करने के लिए बोलती है। सीन फिर से जुनहाओ और यूनी पर आता है, जो कि एकदम सही सलामत जमीन पर उतर गए थे, जहाँ यूनी उसे बोलती है कि उसकी डेट तो काफी एडवेंचरस और रोमांटिक निकली, पर उसे काफी पसंद भी आई। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर हग भी कर लेती है और बोलती है कि जब बलून नीचे गिर रहा था तभी मैं तुम्हारे साथ काफी प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। फिर वो उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जो सुनकर जुनहाओ काफी खुश तो होता है, पर अपनी रिंग के खोने से वो थोड़ा परेशान भी हो रहा था। तो यूनी कहती है कि मेरे दिल में वो रिंग हमेशा के लिए मेरे फिंगर में है। इतने में हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि बीच पर आ जाती है और उसे वहाँ पर वो रिंग मिल जाती है, जो कि जुनहाओ के हाथ से नीचे गिर गई थी। तो चेन्यू उसे उठाकर अपने हाथों में पहन लेती है और वो उसे एकदम फिट भी आ जाती है। इतने में ही जुनहाओ को जाते हुए देखकर उसे पकड़ लेती है और अपने कंपनसेशन वाले पैसे वापस मांगने लग जाती है। यहाँ पहले तो जुनहाओ उसे पहचान ही नहीं पाता, लेकिन बाद में उसे याद आता है तो वो बताता है कि वो अपने असिस्टेंट को बताना ही भूल ही गया था उसके बारे में, और कहता है कि वो आज उसे इन्फॉर्म कर देगा तो तुम्हें तुम्हारा कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं उससे फिर से फ्रॉड ना कर दे और उसका कोट पकड़कर जाने से रोकने लगती है। वो उसे बोलती है कि मुझे उन पैसों से पियानो खरीदना है। इतने में चेन्यू का फोन बज जाता है, जिससे बात करते हुए जुनहाओ को पता चल जाता है
कि जिस हॉट एयर बलून में वो बैठा था उसकी मालिक चेन्यू है। और चेन्यू को भी पता चल जाता है कि जिस कस्टमर के बारे में शेन से बता रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जुनहाओ है। जो सब कुछ जानने के बाद जुनहाओ पुलिस को इन्फॉर्म करने लग जाता है, लेकिन चेन्यू उसे रोक देती है और कहती है कि हम आराम से बात कर सकते हैं। पर इतने में जुनहाओ वो रिंग नोटिस करता है जो कि उसके हाथों से गिरी थी। वो पहले तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, तो चेन्यू बोल देती है कि ये रिंग मेरी है। और क्योंकि अब जुनहाओ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो उस रिंग को उसी के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीन अब ताइजू पर आता है जो कि अपनी एक्सपेंसिव कार में चेन्यू की बोतल लौटाने के लिए उसके घर पर जाता है। तो चेन्यू की मॉम तो उसकी कार देखकर उसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बारे में जानने लगती है, जैसे कि उसकी एज क्या है, वो क्या करता है और क्या वो शादीशुदा है। लेकिन वो सिंगल था और बताता है कि वो ट्रैवलर है। इतने में ही चेन्यू भी वहाँ पर आ जाती है, तो वो उसे बोतल देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन कंपनी में हमें जुनहाओ, शू और यूनी तीनों लिफ्ट के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर शो इन दोनों को अपनी बेस्ट विशेस देता है उनके फ्यूचर के लिए। तो यूनी उससे पूछती है कि तुम भला कब हमें अपनी वाइफ से मिलवाने वाले हो, जिस पर जुनहाओ बोलता है कि ये तो अपनी डॉग डेजी को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। और तीनों यहाँ पर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। पर तभी यूनी जुनहाओ को शादी की ड्रेस देखने चलने के लिए बोलती है, पर जुनहाओ उसे बोलता है कि उसे किसी काम से ग्वानमे विलेज जाना है, इसलिए वो अपनी जगह शू को जाने के लिए कह देता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम चेन्यू को देखते हैं जो कि सुलिन की शॉप से अपनी मॉम की पियानो को ले जाता हुआ देख रही होती है। तो वो उन लोगों को उस पियानो को ले जाने से रोकती है। तभी शॉप के अंदर से सुलिन बाहर निकलती है और चेन्यू को बोलती है कि तुमने पेमेंट लाने में देरी कर दी और अब इस पियानो को हमने एक क्लाइंट को बेच दिया है जिसने इसकी पूरी पेमेंट कर दी है। तो चेन्यू उसे 4200 युआन देती है, लेकिन सुलिन कहती है कि इतना काफ़ी नहीं होगा। और ये सब हंगामा देखकर वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। तभी पुलिसमैन अंकल ली भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हम यूनी और शू को देखते हैं जो कि ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए गए होते हैं, जहाँ जैसे यूनी ड्रेस पहनकर आती है तो शू उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में यूनी के लिए कोई फीलिंग्स हो। यहाँ पर यूनी उसे बताती है कि ये ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद है, पर क्योंकि जुनहाओ को वाइट कलर पसंद है इसलिए वो उस ड्रेस को छोड़कर कोई वाइट कलर की ड्रेस देखने लग जाती है। फिर वो यहाँ पर शू को अपने साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाने के लिए कहती है, जिसमें फिर से एक बार वो अपने ख्यालों में खो जाता है। सीन अब फिर से पियानो शॉप की बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन्यू की काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया था। और क्योंकि जुनहाओ की कार वहाँ से गुजर रही थी तो इसलिए वो भी ट्रैफिक में फंस जाता है और देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर ट्रैफिक जाम क्यों लगा हुआ है। इतने में ही चेन्यू का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सुलिन को दे देता है और वो पियानो उसे वापस रखने के लिए बोलता है, लेकिन सुलिन उसे बताती है कि इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर चेन्यू की मॉम आ जाती है और वो भी कुछ पैसे सुलिन को देती है, पर सुलिन बताती है कि इतने पैसों से भी काम नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर मैंने अभी क्लाइंट से डील तोड़ी तो मुझे उसका डबल कंपनसेशन उसे पे करना पड़ेगा। इसीलिए अब वो लोग पियानो ले जाने लगते हैं, जो देखकर चेन्यू काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और ये सब कुछ जुनहाओ अपने कार से होता हुआ देख रहा था और उसे बीच वाली बात याद आ जाती है जब चेन्यू ने उसे कहा था कि वो कंपनसेशन के पैसों से अपनी मॉम का पियानो लेना चाहती है। फिर हमें चेन्यू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी पियानो के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। पर इतने में कुछ वर्कर्स वहाँ पर पियानो को लेकर आ जाते हैं और उनके साथ सुलिन भी आई हुई थी। वो उसे बताती है कि किसी रिच लड़के ने ये पियानो तुम्हारे लिए खरीद लिया है और इसीलिए मैं उसे तुम्हारे घर पर लेकर आई हूँ। फिर वो उससे पूछने लगती है कि भला तुम ऐसे रिच इंसान से कब मिली। अब चेन्यू को पहले तो समझ नहीं आता कि वो आदमी कौन है, पर फिर वो सोचती है कि ये ताइजू हो सकता है क्योंकि उसे उस पियानो के बारे में पता था, जो जानकर चेन्यू की मॉम भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उसे ताइजू को इम्प्रेस करने के लिए उसको तैयार कर रही होती है और साथ में उसे कुकीज़ भी देती है। इसलिए अब चेन्यू सीधा होटल की तरफ जाती है ताइजू से मिलने के लिए, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है
कि वो तो पहले से ही सूलिन के साथ बीच पर जा चुका है। दूसरी तरफ हम ताइचू को सूलिन के साथ बीच पर देखते हैं, जहाँ पर वो भी उसके लिए कुकीज लेकर आई थी, पर ताइचू उन्हें खाने से मना कर देता और उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। इसीलिए सूलिन यहाँ पर उसके सामने पैर में मोच आने का नाटक करने लग जाती है ताकि वो उसे थोड़ी सी अटेंशन दे सके। लेकिन इतने में ही चेन्यू वहाँ पर आ जाती है, जो कि सूलिन से कहती है कि तुम्हारे घर और स्टोर में ना आग लग गई है। जो सुनकर वो फटाफट से भागने लग जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से रुकती है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। चेन्यू को यहाँ पर देखकर ताइचू उससे पूछता है कि क्या वो भी उसके लिए कुकीज लेकर आई है, लेकिन चेन्यू ने छुपा लेती है। फिर वो उसे फिर से उसे एक फ्री टूर देने के बारे में पूछती है, लेकिन ताइचू बोलता है कि वो किसी के साथ जाने वाला है। इसीलिए चेन्यू वहाँ से मुंह लटकाकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे निराश ना होने के लिए कहती है और चेन्यू को सामान डिलीवर करने के लिए भेज देती है। डिलीवरी करते वक्त उसे ताइचू फिर से मिल जाता है, जो कि किसी से डॉल्फिन आइलैंड जाने के लिए पूछ रहा था। साथ ही वो वहाँ पर रहने वाले व्हाइट डॉल्फिन्स के बारे में ही पूछ रहा होता है। तो चेन्यू उसे बताती है कि वो उस आइलैंड की कहानी उसे बता सकती है। इसीलिए ताइचू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो देखता है कि चेन्यू की ड्रेस फटी हुई है। इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट निकाल कर दे देता है, जो देखकर चेन्यू उससे फिर से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि काफ़ी टाइम पहले उस आइलैंड के पास व्हाइट डॉल्फिन्स हुआ करती थी, जो कि मछुआरों को किनारे तक आने का रास्ता बताती थी। लेकिन वो अचानक से एक दिन गायब हो गए और उन्हीं की याद में सभी लोग इस आइलैंड को डॉल्फिन आइलैंड बुलाने लग गए और अब वहाँ पर जाना काफ़ी रिस्की है। फिर जब चेन्यू एक जगह पर गाड़ी रोकती है तो ताइचू उससे पूछता है कि तुम इतने सारे काम क्यों करती हो, जिस पर वो बताती है कि उसके पापा जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो उसके ऊपर काफ़ी कर्जा छोड़कर गए हैं, और बताती है कि उसकी 2 मॉम्स है, जिनमें से एक उसकी बायोलॉजिकल मॉम जिन्होंने उसे पियानो सिखाया पर वो अब भी इस दुनिया में नहीं रही, और दूसरी उसकी स्टेप मॉम जिनका नाम जिंजी है और उन्होंने मुझे पाला है। असल में मेरा डैड कर्जा होने के बाद इस विलेज के अंदर आ गए थे, जहाँ पर उन्होंने जिंजी से शादी कर ली, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जिंजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और साथ ही वो मेरे डैड के कर्जे को भी चुका रही है। जो सुनकर ताइचू काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि मुझे डॉल्फिन आइलैंड जाना है, तो चेन्यू उसे बाद में वहाँ पर ले जाने का वादा करती है। सीन अब जुनहो पर शिफ्ट होता है, जो कि शू के साथ अपनी शादी की तैयारियां देख रहा था, जहाँ पर शू यूनी की पसंद के काफ़ी सारे अरेंजमेंट करवाता है और पूरी डेकोरेशन भी पिंक करवाता है। ये देखकर जुनहो बोलता है कि इतना तो मुझे भी यूनी के बारे में नहीं पता जितना तुम्हें पता है, जिस पर शू बोलता है कि वो इसीलिए क्योंकि मैं बचपन से यूनी के साथ ज़्यादा टाइम बिताता था। इतने में यूनी वहाँ पर आ जाती है, जो कि स्टेज पर रिहर्सल करने के लिए जुनहो को बुलाती है। अब इन दोनों को साथ में देखकर शू फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ में पता चलता है कि जब शू के पेरेंट्स की बचपन में मौत हो गई थी, तब जुनहो के डैड उसे अपने घर पर लेकर आ गए थे, क्योंकि जुनहो और शू के डैड काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तभी बाहर इन लोगों को यूनी भी मिल जाती है, जिसकी मॉम उसे वहीं पर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए शू जुनहो के डैड से बोलता है कि वो यूनी को भी अपने साथ घर पर लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। पर जब यूनी की घर पर आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने जुनहो दिखाई देता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जुनहो उसे अपने घर पर लेकर आया था और शू बाहर से इन दोनों को खेलता हुआ देख रहा था, जो कि यूनी के लिए चॉकलेट लेने के लिए गया हुआ था। इसके बाद सीन जुनहो पर आता है, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर के बारे में रिसर्च कर रहा था। तब यूनी उसे जल्दी से सोने के लिए कहती है क्योंकि कल उनकी शादी थी। इसके बाद हम मिस्टर तांग को देखते हैं, जो कि अपने होटल को बचाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे थे। इसलिए अगर वो सोचते हैं कि अगर जुनहो गायब हो जाए तो गुआनमई होटल के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसलिए वो अगले दिन जुनहो की शादी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि उनके पास इनविटेशन नहीं था इसलिए वो अंदर नहीं जा पाते। सीन अब यूनी पर आता है, जो कि अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। तभी इतने में शू वहाँ पर आता है, जो कि उसकी काफ़ी तारीफ करता है और उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आता है। इतने में वहाँ पर जुनहो आता है, जो कि यूनी को देखकर उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि रिंग रेडी हो चुकी है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही जुनहो बाहर आता है तो मिस्टर तांग भी उसे बाहर आते हुए देख लेते हैं और अपनी कार से उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर जुनहो जैसे ही रिंग लेकर
वेडिंग वेन्यू की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक सुनसान एरिया आता है जहाँ मिस्टर तांग को लगता है यही सही मौका है और वो जैसे उसकी कार को टक्कर मारने वाले होते हैं तभी सामने से अचानक से एक ट्रक आ जाता है, जिससे बचने के लिए जुनहो अपनी कार की डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र था जिसमें जुनहो की कार गिर जाती है और ये सब देखकर ट्रक ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही साथ मिस्टर तांग ने भी ये चीज़ देख ली थी पर वो भी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जुनहो को ही वेट कर रहे थे, पर काफ़ी देर तक उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग उसे कॉल भी करते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर वो लोग काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन मिलाकर उनसे पूछताछ करते हैं लेकिन जुनहो का कोई अता पता भी नहीं था। यहाँ तक कि शॉप से भी उन्हें पता चलता है कि जुनहो रिंग लेकर निकल चुका है लेकिन वो अभी तक वेडिंग वेन्यू तक नहीं पहुँचा था। इधर सारे गेस्ट भी सोच रहे होते हैं कि अभी तक इन लोगों ने शादी शुरू की नहीं की और काफ़ी कंप्लेन करने लग जाते हैं। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी इसलिए जुनहो के डैड के कहने पर शू सभी के सामने आता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए बताता है कि चेयरमैन मिस्टर शेन यानी कि जुनहो की डैड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाया गया है और शादी कैंसिल हो रही है। जो सुनकर डायरेक्टर ज़ांग उससे पूछता है कि मिस्टर शेन कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन शू से झूठ बोल देता है कि रिपोर्ट्स आने तक हम कुछ भी नहीं बता सकते और आज के लिए मैरिज इवेंट कैंसिल किया जा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे